finishing the alliance parties. BJP is forcefully making the alliance party candidate as their party candidates. Somewhere, don't you feel that this sentence is for you? I want to say for 20 years I have worked tirelessly with the Bharatiya Janata Party as a Karyakarta. I am absolutely indebted to our Honorable Prime Minister for the work he has done for our country. And as a Mahayuti alliance, it's not as if I have switched from one house and gone overseas like the Congress party. I have switched from one house to another. Eknath Shinde ji has done so much work for the citizens of Maharashtra. In the 2.5 years of the Mahayuti Sarkar, the kind of delivery of a Ladki Behen Yojana makes me feel proud as a woman. Why shouldn't I work collectively for the Mahayuti and for the betterment of our Mumbaikars who I represent and represent with a sense of pride? Yesterday you visited at Mumbai temple, and what's your next planning for the campaign? So we have been campaigning extensively. Today in the evening we go to Kamatipura and Dongri. There are lots of cluster developments which are in the offing but have not taken off because of corrupt practices. I believe that I am a medium for the administration and the voter to entitle the citizens of Mumbai to get what is rightfully due to them. मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूं और मेरी जो मेहनत और मेरी निष्ठा है वो ही मेरा सबसे बड़ा समर्थन है। और रही बात मेरे ससुर जी की, आदरणीय राज्यपाल महोदय की, तो वो अपने पद की गरिमा, मर्यादा और संवैधानिक दायित्वों से भली भांति अवगत हैं और उनके जो कार्य हैं वो विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है, संवैधानिक है। उनका इस चुनाव के प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये उनका घर भी है, ये जमशेदपुर क्षेत्र होने के अलावा ये यहाँ उनका घर भी है, तो ऐसा नहीं कि वो चुनाव के इस माहौल में ही आना जाना कर रहे हैं। वो तो सामान्य सी बात है कि पर्व भी है तो उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि अभी वो आ जा रहे हैं, वो जब भी आते जाते हैं ये जन सैलाब आपको दिखेगा, क्योंकि उनके जो शुभ चिंतक है वो उनसे मिलने की आशा रखते हैं, उस आशा के साथ आते हैं। उनकी कुछ समस्याएं होती है वो लेकर आते हैं और वो यहाँ बैठकर सुनते भी हैं उन्हें। तो जो डॉक्टर अजय सर जो हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी वो चुनावी मुद्दों पर ध्यान दे, जो जन की समस्याओं हैं उन पर ध्यान दे, हम मेरे परिवार और मेरे काम पर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात कि मुझ पर ध्यान दे, मेरे काम पर ध्यान दे। या तो मेरी व्यक्तिगत छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जवाब मुझे नहीं देना। मुझे पता है इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की सभी महिलाएं इसका जवाब उन्हें देगी, तो मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहूंगी। बाकी वो खुद अनुभवी हैं, समझदार हैं, तो इतना तो उन्हें भी ज्ञात होगा कि नारी का सम्मान सबसे सर्वप्रथम होता है। और रही बात मेरे ससुर जी की, तो उनका इस चुनावी प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, और ये उनका घर है तो वो तो आना जाना लगा ही रहेगा जी। आप एक युवा शहर गए हैं और दिवाली पर खास मौका होने वाला है जब दोनों देशों के सैनिक आपस में मिठाई का आदान प्रदान करेंगे, क्या इस पूरे मसले पर आप कहेंगे? देखिए, जो इतनी बड़ी एक नैतिक और डिप्लोमेटिक जीत प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो हासिल की थी, ये उसका असर देखिए कि आज भारत में चीन के राजदूत ये बाकायदा कह रहे हैं कि जो दोनों स्थान हैं पूर्वी लद्दाख में, वहां से सैनिक बल जो है पीछे जाएंगे और दोनों सेनाओं ने मिलकर साझा तरीके से सहमति के साथ ये फैसला लिया है। ना सिर्फ ये, वहां पे पेट्रोलिंग जैसे नॉर्मल होती थी वैसे शुरू होगी। और आप देखिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जो शत्रुता हम देख रहे थे, जो तनातनी देख रहे थे, जो टेंशन देख रहे थे, वो डी एस्केलेट हो रहा है। और ना सिर्फ ये, चीनी राजदूत ये भी कह रहे हैं कि अब जो उड़ानें हैं वो भी रिज्यूम हो जाएंगी, जो फ्लाइट्स हैं। और सबसे बड़ी बात वो भी दीपावली के दिन ये कि मिठाइयां दोनों सेनाएं अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा पार एक दूसरे को खिलाएंगे। तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी की, हमारी कूटनीति की और हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। नांदेड़ नॉर्थ से उम्मीदवारी कर रही है, कितनी तैयारी है, जनता पे कितना भरोसा है, खुद पे कितना भरोसा है? नमस्कार, मैं नांदेड़ नॉर्थ से अभी कैंडिडेट हूँ और पिछले 25 साल से मैं राजकीय क्षेत्र में काम करती हूँ। अब तक मैंने पंचायत समिति सभापति और नांदेड़ महापालिका में मैंने काम किया है और अभी शाहनशी नांदेड़ उत्तर सभा से मैं अभी चुनाव लड़ने जा रही हूँ।
अभी हमारी तैयारी तो पूरी हो गई है। मैं पिछले 6 महीने से पूरे मतदार संघ में घूम रही हूँ और हर एक घर में जाके आई हूँ मैं। अलग अलग तरीके से मतलब सामाजिक अलग अलग उपक्रम लेके मैंने अभी तक लोगों के सामने जाने का प्रयास किया है। हमने अभी तक 8 से 10 हज़ार लोगों तक रेनकोट बांटने का काम किया है और आषाढ़ी एकादशी जो हिंदू समाज का त्यौहार रहता है उसमें हमने 70,000 लोगों तक पांडुरंग भगवान विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति देने का भी हमने प्रयास किया है। भगवान के माध्यम से हमने हर एक लोगों के सामने जाने का प्रयास किया है। ऐसी तैयारी अब तक की हमारी थी और हमने अब तक मतलब सभी धर्म के लोगों के पास जाके उनके सामने हमारे प्रस्ताव रखे हैं और सभी जाति धर्म का हमें पूरा सहयोग मिलने वाला है। क्या हम लोग बहुत जल्द थर्ड शुरू करेंगे क्योंकि अब तक हमने 60,27,000 महिलाओं के पास सुभद्रा पंचा दिए हैं लगभग और मतलब 1,07 लाख इतना एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं। हम लोग प्रस्तुत हैं। इस बार आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं जिनको देने के लिए सरकार ने घोषणा की थी लेकिन उन लोग ने बाद पड़ गए थे। इस बार थर्ड पर्याय में 1,25,000 आंगनबाड़ी कर्मी को उनमें हम लोग इंक्लूड करेंगे और खूब जल्द मतलब नवंबर के एंड या दिसंबर के पहले हम लोग सब लोगों को जितना भी हम लोग ने उम्मीद किए थे सबको सुभद्रा देंगे। इस बार कैबिनेट ने एक मुहर लगाई है कि जो 2,67,000 की रिजेक्ट लिस्ट आई थी उसको रीविजिट करने के लिए रीचेकिंग करने के लिए इसका रूपरेख हम लोग नवंबर 1 तारीख में शुरू करेंगे। क्या तरीका होगा उसका रिव्यू करने के लिए, कैसे जाएंगे, घर को जाएंगे या जनसेवा केंद्र जाएगी, लेकिन वीडियो नोडल एजेंसी होगा ब्लॉक और एक भी योग्य हिताधिकारी नहीं बचेंगे। सबको सुभद्रा मिलेगी। जो हम बोले थे वो उनको देंगे। देखिए, हम तो परीक्षार्थी हैं। हम अपना रिपोर्ट कार्ड खुद आपको बता दे तो ये सही नहीं होगा। मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में है। हम अपना परीक्षा दे चुके हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमने अच्छे से अपना मतलब हर दिन हमारा चुनावी दिन जैसा ही दिन रहा। कभी हम लोग मतलब आराम से बैठे नहीं, किसी भी दिन रात दिन सेवा किए हैं। बेटी बहन की तरह लोगों के बीच में रहे, कोई नेता की तरह नहीं रहे। और हमने मतलब 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का योजना धरातल पे उतारने का काम किया है। हमको लगता है वो मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। मेरा उपलब्धि ये है कि हम हमेशा अपना सेवा देते आए हैं। हम क्षेत्र के लोगों को सम्मान देते आए हैं और सम्मान उनको हर जगह मिले, ब्लॉक में, थाना में, इसको सुनिश्चित करते आए हैं। और लोगों को सुरक्षा इंश्योर हो कि क्षेत्र में कोई भी असुरक्षित महसूस ना करे, उसको इंश्योर करते आए हैं। ये मेरा प्राथमिकता रहा है क्षेत्र के लिए। और विकास तो चलते रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत सारा विकास आगे भी करना है। बहुत विजन है, हमारा बड़ा विजन है। हमारा यही क्षेत्र को सजाना है, बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, एजुकेशनल हब बनाना है। अभी तो डिग्री कॉलेज लाए हैं। पतरातू में पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रस्ताव पास है। वहाँ पे डिग्री कॉलेज पहला पतरातू और बड़कागांव दोनों में मतलब विधानसभा में पहला डिग्री कॉलेज है जो आया है। बहुत सारे स्कूल को अपग्रेड कराया है हमने, बहुत व्यवस्था को सुधारवाया है हमने। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत काम किया है। पतरातू में 50 बेड हॉस्पिटल, यहाँ ट्रॉमा सेंटर बड़कागांव में, केरेडारी में और भी ज़्यादा एक्सटेंड करके हॉस्पिटल को बनाया है और भी सुविधा दिलाए है। मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है और बहुत बेहतर किया जा सकता है। इसको और हम लोग आगे करेंगे। हमारी प्रायोरिटी में महिलाएं सबसे आगे रहेगी।
हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे। आने वाले समय में हम लोग हर जगह पे कौशल विकास केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हो, जहाँ पे महिलाएं बैठ के अपना प्रशिक्षण ले सके, काम कर सके। हर कोई कुछ ना कुछ हाथ में उनका मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो, ऐसा प्रयास करेंगे। हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में और पूरे झारखंड में हम देख रहे हैं कि एक विस्थापित वर्ग है जिसको केंद्र भारत सरकार पूरी तरह से नकार दी है। और जहाँ पे भी कंपनी आती है भारत सरकार बस उसको मनमानी तरीके से कोयला निकालना है, और ग्राम सभा भी फर्जी तरीके से करवाया जाता है, अपना प्रभाव डाल दिया जाता है, सभी पदाधिकारी को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, उनको भी प्रेशर डाल दिया जाता है। तो इसकी लड़ाई लड़नी है, और इसका हमारे जो विस्थापित परिवार है उनका आवाज को बुलंद सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे सेंट्रल लेवल पे हम लोग को करना है। एलजी ने कहा कि एमएलए को वोट जो अपनी ली है वो नहीं बोलनी चाहिए, इस पर देखिए, मैंने कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबोरेटरी बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको एक मैसेज देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां की लीडरशिप ने 1947 में रिवायत से हटके एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बावजूद इसके कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे हाथ मिलाया कुछ सोच समझ के। तो आज बीजेपी तमाम माइनॉरिटीज को यह मैसेज देना चाहती है कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं, उससे उसके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उसके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुआ कि जम्मू कश्मीर ने बहुत मुश्किल हालात में 1947 में रिवायत से हट के एक फैसला किया था, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसी शिनाख्त है, एक मखसूस शिनाख्त है, इस मुल्क के साथ हम बाख्तियार तरीके से इज्जत से रह सकेंगे। तो मेरा ये कहना है गवर्नर साहब को कि हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस पीडीपी के लिए आज का दिन एक काला दिन है, और इसको हम काले दिन के तौर पे देखेंगे तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो वापस नहीं हो जाते, जब तक जम्मू कश्मीर के वसाइल पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक पूरी तरह से साबित नहीं होता है, इख्तियार नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सराहनीय प्रयास है, और जिस तरीके से लगातार ये दीपोत्सव हो रहा है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि इस दीपोत्सव को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे, और ये अच्छा प्रयास है। और मुख्यमंत्री जी ने जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सबके विकास की चिंता उन्होंने की है, और ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सुझाव है, अगर बुरा न लगे तो, देखिए जैसे इस समय हम विकास प्राधिकरण के अंदर बैठे हैं, गोंडा के कई गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंदर लिए गए, और दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या और कोई कार्यक्रम जो होता है, तो आसपास के लोगों की एक बड़ी आस्था है अयोध्या को लेकर के, और इनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और जबकि वहां गुंजाइश है और पब्लिक ज्यादा नहीं, लेकिन आसपास की पब्लिक आ सकती है। तो मेरा एक सुझाव है, जो भी अधिकारी इसको देखते हैं, देखिए कोई भी चीज हो, अगर दर्शक नहीं है तो फीका पड़ जाता है। तो इतना भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन दर्शकों को कहीं ना कहीं व्यवस्था के नाम पर रोका जाता है। हमारा आग्रह है, सुझाव है
कि कम से कम पैदल जो लोग जाना चाहें, जो अव्यवस्था न करें, दर्शन करना। भाई, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नियत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो। एक और आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो, उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नियत सही होनी चाहिए। कोई भी कानून आप जब बनाते हैं तो उसके पीछे, कानून से ज्यादा उसके पीछे नियत क्या है उसको देखने की जरूरत है। नियत अगर किसी कौम को टारगेट करना है, नियत अगर किसी को डराना है, नियत आपको अपना पॉलिटिकल फायदा लेना है तो उसको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग वन नेशन वन पोल, अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में, सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। तो आप अगर देश के हित में है तो कीजिए, लेकिन अगर देश के हित में है तो चाहे आप हारे या जीते, दोनों ही परिस्थिति में हित में है। अपने हार जीत से जोड़कर उसको देश पर ना। Indian and Chinese army exchange sweets on the occasion of Diwali at Mosul, Moldova, India, Chinese. So how is this celebration significant for our soldiers, for our country? What's your takes around that? It's a very good news that the tension on the border is being actually removed, it's reduced and removed. The disengagement of troops on our Ladakh border with China is taking place. Chinese are moving back from Depsang, Depchok and the other places. And this is a happy Diwali occasion where Indian soldiers, Indian side has, in the very happy and broad gesture, given, presented sweets to their opposite soldiers on the China border. That's very good. And in fact, it shows the high values of our Indian civilization. And these are perfectly fine. But let me tell you one thing. These gestures are at one side, but the interest of your country remains on one side, which is firm. Both the sides are looking at the interest of the nation. So, until and unless we create an atmosphere, we create a happy playing ground for both sides, then it's okay. But if there is a doubtful case and doubtful playground where one side does not know what belongs to their side and what belongs to the opposition, there will be clash. But Indian government and Chinese government and their respective armies and army commanders have done very well in bringing the both sides at this stage that the disengagement has taken place and the patrolling will start at various points. And we have to now wait and watch what happens now. Yes, disengagement is there. Both sides have accepted. Both are happy. The sweets are exchanged. Perhaps Chinese also will also, produce a gesture like that. That's besides. But now what happens next? When the patrolling takes place, when both sides meet or opposite, we have to see that. How serious Chinese are. Are they really walking the talk or they are meaning something else? That we have to see. By only saying that Chinese are
treacherous and you can't trust them, etc., etc. All these superlatives we can use. That is not enough. Our intelligence must be strong. We must preempt what are they thinking. Our observation, our other physical intelligence and aerial intelligence, all these things must also be working at a very, very और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं। आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से
अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद